Hello students, today in this lecture I will discuss the concept of center of mass with you. सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने बॉडी को जब कंसिडर किया था तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब हमने उसकी मैकेनिक्स की बात की थी तो जो फोर्सेस हमने मार्क की थी हमने वहां पर फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर किया था। हमने बॉडी को इमेजिन किया, बॉडी को रिप्लेस किया एक पॉइंट से, और जो फोर्सेस जैसी थी जो बॉडी पर लग रही थी जब हमने उन्हें उस पॉइंट पर मार्क किया हमने बोला था कि कैलकुलेशंस सेम रहेंगी। तो बेटा वो जो पॉइंट था वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास हुआ करता था उस रिजिड बॉडी का। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी का क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी रिजिड बॉडी का एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, मींस एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये मान लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बॉडी का, रिजिड बॉडी का जब हम सारा मास किसी एक पॉइंट पर एज्यूम करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी क्या होता है? इट इज द हाइपोथेटिकल point where the entire mass of the rigid body is supposed to be concentrated. Okay, sirs? It is the hypothetical point, means imaginary point, where the entire mass of the rigid body is supposed to be concentrated. Okay? And if all the forces acting on the body, on the rigid body, is applied at this point, the motion of the rigid body remains unaffected. Okay, so it is the hypothetical point where the entire mass of the rigid body is supposed to be concentrated, and if all the forces acting on the rigid body are applied at this point, the motion of the rigid body remains unaffected. Got it, sis? इसको नोट करें। मतलब बेटा एक्चुअल बॉडी को कंसिडर करके कैलकुलेशंस की जाए या बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके कैलकुलेशंस की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सेम रहती है। ठीक है सर, तो ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, आप इसको नोट करिए। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे की पॉइंट्स की। Point number 1. Since we are familiar with the rigid bodies which have a regular shape, तो बेटा rigid bodies जिनका शेप रेगुलर होता है उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर। इफ इट इज अ सॉलिड स्फीयर then its center of mass, it will lie at its geometric center. So geometric center, let us suppose it is the point O, then we can say that this point O is the center of mass of this solid sphere.
सॉलिड स्फीयर। ओके, अब बेटा स्फीयर अगर सॉलिड होने की जगह अगर स्फीयर होलो होता तो भी रेगुलर बॉडी था जिसका शेप रेगुलर है, तो सिंस इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा, तो होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सेंटर ऑफ मास O is the center of mass। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास उन रिजिड बॉडीज का जिनका शेप रेगुलर होता है हमेशा उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करता है। दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज of regular shape lies at their geometric center। ओके, अब बेटा सेकंड की पॉइंट बड़े ध्यान से देखिए। सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर है, मतलब मटेरियल के अंदर है, जो बॉडी का मटेरियल है उसके अंदर है। हॉलो स्फीयर के केस में सेंटर ऑफ मास फिर से ज्योमेट्रिक सेंटर में है, लेकिन वो क्या सेंटर ऑफ मास एयर में है। तो सेंटर ऑफ मास स्वेल्स मटेरियल में भी एक्सेस कर सकता है और सेंटर ऑफ मास एयर में भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर, बात समझ आ गई। सेकेंड की पॉइंट, द सेंटर ऑफ मास can lie within the material or material of the body or in air। बात समझ आ गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है और इसको कैलकुलेशंस में हमेशा यूज किया जाता है। जिन बॉडीज का शेप रेगुलर है उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बड़े सारे पार्टिकल्स हैं और ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी कर लें। Center of mass of n particle system. Now we are going to consider a system which will consist of n different particles. Let us suppose say it is the boundary in which we have the different particles. We have the different particles from first to n, that is from 1 to n. The masses they are m1, m2, dot 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 up to mn. Now let us suppose say that this n particle system is located in the three-dimensional frame. This n particle system is located in the three-dimensional frame. Let us suppose it is the positive x-axis, it is the positive y-axis, and it is the positive z-axis. Okay. Now take a look at the mass m1. The mass m1 is located at any point within the boundary, and the boundary itself or the system itself is located in the coordinate frame. So friends, this particle whose mass is m1, it will have the coordinates say x1,
y1 and z1. Okay, similarly, the coordinates of the second particle, let us suppose say x2, y2, z2, and the coordinates of the nth particle, that is the last particle, xn, yn, zn. Clear? Now since let us suppose that the center of mass of this n particle system, it lies within the boundary. Let us suppose that this point is, say, the center of mass. This point is the center of mass of the entire system. So since this point, it will have the coordinates, say x, y, z. So since x, y, z, they are the coordinates of the center of mass of the system. So what we are considering? We are considering a system of n different particles located in the coordinate frame. Okay. Now let us suppose that the masses of the system, masses of the different particles are m1, m2, dot up to mn. Okay. Now their coordinates are the coordinates of the first particle, they are x1, y1, z1. The coordinates of the second particle, they are x2, y2, z2. Okay. Dot up to the last one, xn, yn, zn. They are the coordinates of the last particle. Okay. So we are going to say that, let us suppose that x, y and z, they are the coordinates of center of mass of the system of particles. Got it, sense? So it is a consideration, it is a figure, and we are considering the system which is composed of n different particles, and the system is present in the coordinate frame, that is the system of x-axis, y-axis and z-axis. So all the particles of the system, they will have some x, y, z coordinates. And let us suppose the center of mass of the system, it itself is present in the same coordinate system. And the coordinates, they are, say, x, y and z. So capital X, capital Y and capital Z, they are the coordinates or the center of mass of the system of particles. Okay. So take a look at it, just note it down, and then I'm starting up with the calculations. अब देखिए सर, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिफाइन करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. Position of center of mass of the system. Now says the position of the center of mass of the system is defined by the position coordinates. So first of all, we are going to calculate the x coordinate of the center of mass. Now take a look how to calculate it. The x coordinate of the center of mass of the n system of particles, say m1 was the mass of the first particle and its x coordinate was x1. So we are multiplying the mass of the particle with its x coordinate.
Now, the same we will do for the second particle. M2 is the mass of the second particle and its x coordinate is say x2. Okay. Again, we are going to do the same multiplication of mass and the x coordinate of the particle for each and every particle. So plus dot 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 up to the last one, that is mn xn. Mn xn. Mn was the mass of the nth particle and xn was the position of this nth particle. Clear? Now, this sum of the products, this sum of the products of masses with the coordinates is divided by the total mass of the system. Clear? Okay. So it will be this calculation will be the x coordinate. It will give you x coordinate. So the x coordinate in general terms is written as say 1 upon say m, where this capital M, it will be m1 plus m2 plus dot 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 up to mn. That is, this m will be the total mass of the system multiplied with the summation of the product of the masses of the system, masses of the particles of the system and their x coordinate. Okay. So since this will be the x coordinate or the center of mass of the n particle system, just note it down. तो किया क्या है बेटा, सिस्टम के पार्टिकल्स के मासेस को उनके एक्स कोऑर्डिनेट से पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हर पार्टिकल के लिए जो प्रोडक्ट निकला है उनको आपने ऐड किया है, देन डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. ओके. Yes, so it's done. Now, similar calculation is for the y coordinate. For y coordinate, what we are going to do, again we are going to consider each and every particle of the system. We are going to multiply the mass of every particle of the system with its y coordinate. Then we are going to add up all the products. Then we are going to divide the sum by the total mass of the system. So this y coordinate can be written as m1 y1 plus m2 y2 plus dot 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 up to mn yn whole divided by the total mass of the system m1 plus say m2 plus dot 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 up to mn. Okay, so now it will be the y coordinate. Okay, so the y coordinate in general can be written as, this y is written as 1 upon n. This n is the total mass of the system, that is m1 plus m2. m1 plus m2 plus dot 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 up to mn. Summation of I equals to 1 to n. It is mi yi. Okay, where this m is m1 plus say m2 plus say dot 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 up to mn. Got it, sense? तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है. ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको y कोऑर्डिनेट देगा जैसे हमने x कोऑर्डिनेट निकाला है. नोट कर लें आप इसको. डन. इसी तरीके से हम z कोऑर्डिनेट निकालेंगे. Now the z coordinate is written as m1 z1, the product of mass and its z coordinate for the first particle, then for the second particle, then for all the particles up to n, divided by the total mass of the system. Okay, so in general we can say that the z is written as, the z coordinate of the center of mass of the system is written as 1 upon say m. M is the total mass of the system. m1 plus m2 plus dot 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 up to mn. Summation from I equals to 1 to n, and it is mi zi. Where again this m is equals to m1 plus m2 plus dot 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 up to mn. Okay, sirs?
In this manner, we are going to calculate, or we can do the calculations for the center of mass of n different particle system. अब बेटा आपके पास में 2 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, 3 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, 4 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है. तो आपको हमेशा करना क्या है, गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क करें. सिस्टम में कुछ डाटा गिवन होगा तो डाटा को यूज करके सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करें हर पार्टिकल के. कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के बाद फिर आप सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें. तो पहले आप इसको नोट करिए कैसे कैलकुलेशंस होती हैं. मैं आपको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊं. पहले आप इसको कॉपी करें. The question: 4 identical particles चलिए आइडेंटिकल तो सिंपल हो जाएगा, मैं थोड़ा अच्छा कर देता हूं. The 4 particles having the masses m, 2m, 3m and 4m are located at the corners of the square of side small a. Okay, locate the center of mass of the system. अब यहां से देखिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे डाल दिया है. आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेते तो स्टूडेंट्स जो की पॉइंट था कि रेगुलर शेप्ड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करता है तो वो फिट किया जा सकता था. तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है. हमने यहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या किया कि 4 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनके जो मासेस हैं दे आर m, 2m, 3m एंड 4m. दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर का जो साइड है दैट इज स्मॉल a एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. अब ध्यान से इंपॉर्टेंट बात सुने. सबसे पहले तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आप पेपर पर स्टेप 1 पूरा करें. ठीक है, देखिए लेट अस सपोज इट इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर ये 4 पार्टिकल्स हमने मार्क किए. फर्स्ट पार्टिकल whose masses है, the second particle whose mass is 2m, whose mass is 2m, the third particle whose mass is 3m and the last particle whose mass is say 4m. क्लियर? अब ध्यान से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब बेटा सिस्टम हमने डिफाइन किया तो हमें यहां पर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मार्क करना है, हमें खुद करना है. तो जब हम खुद कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मार्क करेंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट फ्रेम का ओरिजिन किसी एक पार्टिकल पर लाई करे. तो लेट अस सपोज say the horizontal it represents the positive x-axis and the vertical it represents the positive y-axis. ठीक है. अब क्योंकि डाटा के अंदर 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे जो कि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अरेंज थे तो ये एक प्लेनर फिगर होगा, प्लेन फिगर होगा. तो प्लेन फिगर के केस में सिर्फ आप 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस यूज करें, काम चल जाएगा. तो हमने सिस्टम ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस कंसीडर किया है और इस कोऑर्डिनेट फ्रेम का जो ओरिजिन है इट लाइज एट द फर्स्ट पार्टिकल.
बात समझ आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट काम करना होता है। डाटा के अकॉर्डिंग पहले फिगर जनरेट करें, फिगर जनरेट करने के बाद जब आप कोऑर्डिनेट फ्रेम की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट फ्रेम इस तरीके से मार्क करें कि कोऑर्डिनेट फ्रेम का जो ओरिजिन है वो किसी एक पार्टिकल के ऊपर आ जाए। अब ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर पे क्या करना है, सेकेंड स्टेप, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने। देखिए, फर्स्ट पार्टिकल इट इज लाइंग एट द ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। द साइड ऑफ द स्क्वायर इट वाज स्मॉल a, द साइड ऑफ द स्क्वायर वाज स्मॉल a। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्टिकल जिसका मास 2m है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट इट विल बी a एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। x कोऑर्डिनेट विल बी a एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सेकंड पार्टिकल x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से y कोऑर्डिनेट 0 है। अब थर्ड पार्टिकल को देखिए जिसका मास 3m है, ये आपको यहां पर लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। x कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट देखिए, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्मॉल a, तो x कोऑर्डिनेट हो गया स्मॉल a। y कोऑर्डिनेट की जब आप बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगेन इट इज स्मॉल a। क्लियर? अब जाए आप लास्ट पार्टिकल पर, लास्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करें। तो ये लास्ट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस 0 है, इसलिए स्टूडेंट्स जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 0 एंड द y कोऑर्डिनेट इट विल बी स्मॉल a। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम इस तरीके से कि ओरिजिन किसी एक पार्टिकल पे लाई करे, फिर सेकंड स्टेप में आपने कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है। क्लियर? एंड देन वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस। नाउ लेट अस सपोज से x, y, they are the coordinates of center of mass of the system। अब स्टूडेंट्स हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें। x कोऑर्डिनेट के लिए इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। ठीक है, divided by the total mass of the system. The total mass of the system is m1 plus m2 plus m3 plus m4। अब आपने वैल्यूज को प्लेस करना। So this x coordinate is written as m1 का वैल्यू it is m and the x coordinate x1 it is 0, then plus m2 is 2m and the x coordinate is small a, m3 is 3m and the x coordinate is again small a। The last particle m4, its mass is 4m and its x coordinate is 0, divided by the total mass of the system, it is m plus 2m plus 3m plus 4m। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा ये कैलकुलेशन करें, ये कैलकुलेशन आपको आंसर देगी। आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो यहां पर 4 particles having the masses m1, m, 2m and 3m and 4m are located at the corners of the square of side small a, located at the center of mass of the system। कॉपी करें इसको। Yes, sir, sir। तो सर कैलकुलेशंस में यहां पर कर रहा हूं। Now this x coordinate is written as m into 0 it will be 0, 2m into a plus it is twice of ma, 3m into a plus it is thrice of ma,
4m into 0, it will give you 0, divided by 4, 3, 7, 2, 9 and 1, 10, divided by 10m. So this x coordinate is 3 into 5, 5ma divided by 10m. This mm cancelled out and this 5 and 2. So this x is written as 1 by 2 or small a. So x is 1 by 2 small a, or you can say that this x is equals to a by 2. तो x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें. बिल्कुल ठीक इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे. आप पहले कैलकुलेशन कॉपी कर लें. Now the y coordinate is written as, it is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by the total mass of the system m1 plus m2 plus m3 plus m4. Now we have to just place the values. The y coordinate can be written as m1, it is m, and the y coordinate it was 0. m2 it is 2m and the y coordinate is 0. m3 is thrice of m, the y coordinate is small a. The fourth particle whose mass is 4m and the y coordinate is small a, divided by the total mass of the system, that is m, plus 2m plus 3m plus say 4m. Okay, so this y coordinate can be written as 0 plus 0 plus thrice of ma plus 4 times of ma divided by 4, 3, 7, 2, 9 and 1, 10, that is 10. So as this y coordinate is written as, it is 7ma divided by 10m. mm cancelled out. So this y is written as 7 by 10 और स्मॉल ए. तो स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, y कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है. तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करेंगे तो वी हैव टू राइट आउट द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम. सो स्टूडेंट्स द x y कोऑर्डिनेट्स दे आर say a by 2 and 7a by 10. So since this a by 2 comma 7a by 10, it will be the position of the center of mass of the given system of particles. ठीक है सर, आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें. न्यूमेरिकल्स में पार्टिकल्स दिए जाएंगे, मासेस दिए जाएंगे, हो सकता है उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाएं. अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो ये काफी आसान है, और अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं हैं तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेशन में समझाया, इस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने सिखाया है कैसे कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट फ्रेम को डिफाइन पहले करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं. तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर लें. आज सिर्फ इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर.